Hello, dear friends. Again, welcome to you, all of you, in our learners mathematics classes. And today, as I have discussed in our previous class, that today we will discuss the how to solve a system of linear equations by using matrix method. जब भी हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है। हम लोगों ने 10th में इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व की थी, x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। इस तरह की हम लोगों ने डिफरेंट टाइप की इक्वेशन सॉल्व की थी। अगर आपने देखा हो इसमें, तो इसमें कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी थी कुछ कि ये जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अगर सॉल्व किया जा सकता है, हाउ मेनी सॉल्यूशंस आते हैं, इट विल हैव अ सिंगल सॉल्यूशन और इट विल दिस टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये किस टाइप की लीनियर इक्वेशन है? a1x प्लस b1y प्लस c1z, नो c1 इज कांस्टेंट इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरह की लीनियर इक्वेशंस हम लोगों ने 10th में सॉल्व की, और 10th में सॉल्व की तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि चेक वेदर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जब भी हम लोग कंसिस्टेंट की बात करते हैं, देयर आर टू टर्म वी यूज, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कंसिस्टेंस से मतलब है कि अगर कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंट है, इट मीन्स विच हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, it must have one solution or more than one solution or more than one solution। तो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक या एक से अधिक सॉल्यूशन है, देन वी से दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अदरवाइज if it has no solution, in some of cases if it has no solution, then we say that the system is inconsistent। तो ये सबसे पहले तो ये दो वर्ड आप क्लियर कर लीजिएगा कि व्हाट इज कंसिस्टेंट एंड व्हाट इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स कम से कम एक सॉल्यूशन हो, एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, और इनकंसिस्टेंट है तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। जब मैं थोड़ी देर के लिए हम लोग 1-2 मिनट 10th का डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने ये सिस्टम लिया, आपने याद होगा कि आपने कैसे पता किया कि भाई सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है या एक सॉल्यूशन है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो आपने कहा कि हम लोग सब टर्म निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, c1/c2, और ये क्या है, इनके कॉन्स्टेंट्स हैं। ये सारी वैल्यूज हम लोग निकाल के रखेंगे। फिर आपने कहा इफ पहली कंडीशन, इफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, then the system is consistent and has a unique solution। ये किसकी कंडीशन है? the system will have a unique solution। सिस्टम कैसा होगा मैं यहां बता देता हूं आपको। तो पहली कंडीशन थी if a1/a2 is not equal to b1/b2, कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन ये क्या है? अगर आप वैसे देखें तो ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या है ये दो लाइंस है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी एट अ सिंगल, किसी भी सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो फिर ये कंडीशन हम लोगों ने लगाई। ऐसे ही आपकी दूसरी कंडीशन क्या थी? इट इज द कंडीशन ए। आपकी दूसरी कंडीशन क्या थी? इफ a1/a2 a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2। तो ये क्या है? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब होगा भाई? इसका मतलब इस कंडीशन पे जब आप लिखते थे नो सॉल्यूशन मीन्स सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन कब होता था? अब आपने कहा कि कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती है। इसका मतलब लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस। कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस। यानी ये किसकी कंडीशन है?
पैरेलल लाइन से। ये किसकी कंडीशन है? इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन। और थर्ड कंडीशन थी आपकी कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तब होते हैं जब लाइन, पहली लाइन भी यही है और इसके ऊपर दूसरी लाइन भी यही है, का मतलब कोइंसिडेंट लाइंस। कैसी? कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये हमारा 10th, ये मैं थोड़ा सा एक 5 मिनट आपको 10th का रिपीट करवाया। मेरा बताने का एम इसको ये था कि हमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं कि हमारा कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, अगर सॉल्यूशन है तो कितनी। ऐसे ही अब ये लाइन को हमने सिंपल मेथड से यूज किया। अब हम लोग प्रॉब्लम क्या है, मैट्रिक्स मेथड से भी हम इनको सॉल्व करेंगे। अब मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का बेनिफिट क्या है, फायदा क्या होगा कि ये 2 वेरिएबल में इक्वेशन है, एक्स और वाई में इक्वेशन है। अब हमारे पास एक्स, वाई और जेड में भी इक्वेशन आएंगी, एक्स प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5, एक्स माइनस 3, जो भी है, एक्स वाई 3 वेरिएबल्स में इक्वेशन होंगी, तो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो मैं अब बात करता हूँ कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी when we will use the matrix method to solve a system of linear equations, right? तो उसके लिए अगर हम बात करें, इसको मैं रफ करता हूं, तो एक सिस्टम हम लोग ले लेते हैं। हमने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिया और वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मैंने इस तरह का ले लिया, लेट ये मैंने ले लिया a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इक्वल टू डी, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इक्वल टू डी, a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 इक्वल टू डी। 3 वेरिएबल्स ले लिए आप। इसके बाद मैं n वेरिएबल्स की बात करूँ, आप n वेरिएबल्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब आप इनको लेते हैं आप, एंड इन मैट्रिक्स फॉर्म दिस कैन बी रिटन एज, विच कैन बी रिटन एज, आप इसको लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। और मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक तो जो वेरिएबल्स क्या है हमारे x1 x2 x3, ये वेरिएबल्स हैं, ये कांस्टेंट है, और ये क्या है? कोएफिशिएंट्स है, a1 a2 a12 a13 a21 a22, ये सारे क्या है? कोएफिशिएंट। एक तो कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी? a11 a12 a13, दूसरे a21 a22 a23 a31 a32 a33। एक तो मैंने सारे कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स बना। इधर कोएफिशिएंट की वेरिएबल्स क्या है? एक मैट्रिक्स की कॉलम मैट्रिक्स बना दीजिएगा, x1 x2 x3, और राइट हैंड साइड में क्या है आपके? d1 d2 d3। मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। पहली मैट्रिक्स कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स, दूसरी वेरिएबल की और तीसरी कांस्टेंट। ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। आप इसको लिख सकते हैं विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म का है? ये है ax इक्वल टू b। किस फॉर्म का है? ax इक्वल टू b। ये हमारी वैल्यू a है, ये x वेरिएबल है, यानी a क्या है? कैपिटल A क्या है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस। कैपिटल X कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, एंड कैपिटल B इट इज द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट्स। तो ये ax इक्वल टू b की फॉर्म की। अगर आप इसको देखें, वेयर व्हाट इज ए, भाई a क्या है? a ये है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये तो हमारी a है। x क्या है भाई? x ये है, x1 x2 x3, एंड b क्या है? b है हमारी d1 d2 d3। तो सबसे पहले जब भी आप
इस टाइप के लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। ये फॉर्म लिखने के बाद में आप ए मैट्रिक्स निकाल लेंगे, एक्स मैट्रिक्स निकाल लेंगे और बी मैट्रिक्स। सबसे पहला काम ये करना जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आएंगे। अब देखिए कि सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, और एक्स वाई जेड की मैट्रिक्स क्या है, एक्स है। तो यहाँ से देन सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे तो a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो, a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू a इनवर्स b। ये सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब जब भी आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो आप a मैट्रिक्स निकाल लो, b मैट्रिक्स निकाल लो, x निकाल लीजिएगा। a मैट्रिक्स का a इनवर्स निकाल दो, जो हम लोग अभी तक निकाला ही। a इनवर्स कैसे निकालेंगे, a इनवर्स निकाल करके b मैट्रिक्स का उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा। But again, the question arises whether this system of linear equations will have a solution or not. ये solution होगा या नहीं होगा ये तो चेक करना पड़ेगा। उसके लिए कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी फिर देखो चेक कैसे करेंगे। कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होगा। नंबर 1, इसके लिए सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ। मान लीजिएगा लेट ax इक्वल टू b बी अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये है आपके पास सिस्टम इस तरह का। ax इक्वल टू b कहां से आया, आपके पास ये होंगी ना, इस तरह की इक्वेशंस होंगी। इन इक्वेशंस को आप इस फॉर्म में लिख लेंगे। इस फॉर्म में लिख लेंगे तो आपके पास a भी मिल जाएगा, x भी निकल जाएगा, b भी। सबसे पहला काम है आपका फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल दीजिए। जब आपने डिटरमिनेंट ऑफ a निकाल दिया, नंबर 1, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, then the system is consistent। सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट, एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, एज सॉल्यूशन x इक्वल टू a इनवर्स b। सबसे पहले आप डिटरमिनेंट सारी जितनी भी मैट्रिक्स हैं मैट्रिक्स निकाल लीजिएगा, और सारी मैट्रिक्स निकालने के बाद में आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल, ठीक है। और जब आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लें तो सबसे पहली कंडीशन है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और उसका यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड, बट इन केस अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो फिर क्या होगा। आपने देखा, आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, डिटरमिनेंट ए नॉट 0 आ गया, आपने कह दिया कि भाई सिस्टम कंसिस्टेंट है और इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। पर जैसे ही आपके पास डिटरमिनेंट ए 0 आ गया तो फिर क्या करना है आपको, देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो भाई आप एक काम और करिए, जैसे ही आपका डिटरमिनेंट ए 0 आ गया तो आप लोग एडजॉइंट ए निकालने में जुट जाइए। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल करने के बाद में इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो बी के साथ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे, बी के साथ। और इनकेस अगर ये 0 आ जाता है, इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया और ये आ गया 0, इज इट क्लियर। यानी डिटरमिनेंट ए 0 आ गया और उसके बाद में हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए और बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर ये 0 आ गया देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्या होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन, सिस्टम कंसिस्टेंट है इसका मतलब सॉल्यूशन होंगे, और सॉल्यूशन होंगे तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इज इट क्लियर। यानी डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, काम खत्म, एक सॉल्यूशन होगा।
पर डिटरमिनेंट ए 0 आ गया तो फिर आपको एडजॉइंट ऑफ ए और बी निकालना है। अगर वो 0 आ जाता है तब तो कंसिस्टेंट हो गया, बट ये भी तो हो सकता है कि यार ये 0 नहीं आए। अगर 0 नहीं आता है तो क्या होगा, इफ, यानी आपने डिटरमिनेंट ए निकाला और वो आ गया 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए निकाला और बी इसके साथ, पर ये 0 नहीं आया। अगर 0 नहीं आया तो फिर सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, इट मींस नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो जब भी कभी हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट। इफ इट इज कंसिस्टेंट, इज इट हैव सिंगल सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ये चेक करेंगे। और अगर सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है तो उसकी कंडीशंस क्या हैं, और वो कब आएगा, अगर आपका डिटरमिनेंट 0 आ गया तो फिर आपको एडजॉइंट ऑफ ए में जाना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। एंड योर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज some questions from your exercise are, let us solve some questions। और ये questions हैं आपके exercise 4.6 से, ये मैं रफ करता हूँ, इसको ठीक तरीके से समझ लीजिएगा एक बार और, ठीक है। And the question number first is, he is asking some linear equations are given and he is asking whether the system of linear equations is consistent or not. So here in question number 4 you have to check whether the system of equations check whether the system of linear equations is consistent or inconsistent। नंबर 1, द फर्स्ट क्वेश्चन, मैं कुछ क्वेश्चन आपको एक 2x2 2 वेरिएबल्स के इक्वेशन सॉल्व करके बता देता हूँ, एक 3 वेरिएबल्स, ठीक है, बाकी आप देख लेंगे उसको। ये फर्स्ट क्वेश्चन है x + 2y = 2, x + 2y = 2 and the second equation is 2x + 3y = 3, 2x + 3y = 3। Now you have to check whether the system is consistent or not। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, this system of equations can be written जैसे मैंने आपको पहले कराया है, अभी जो डेरिवेशन कराया था, सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करो। आप इसको क्या लिख सकते हैं, पहली मैट्रिक्स होगी आपकी कोएफिशिएंट्स की, कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 3, वेरिएबल्स x and y, कांस्टेंट्स 2 and 3, which is of the form ax = b, ax = b। आपको क्या करना है, हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है वो चेक करना है, तो उसके लिए केवल ए की जरूरत है, तो आप केवल ए निकालिए यहाँ पे। वेयर व्हाट इज ए इज 1 2 2 3, ये है हमारा ए। अगर ए की वैल्यू ये है, कंसिस्टेंट कब होगा, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल दीजिएगा आप, डिटरमिनेंट ऑफ ए = 3 × 1 = 3 - 4 = -1 and which is not equal to 0। So the system is consistent। तो हमारा सिस्टम कैसा है, हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है। एक और देख लीजिएगा क्वेश्चन, एक 3x3 का देख लो, ये है क्वेश्चन नंबर 5 एंड इन क्वेश्चन नंबर 5 द इक्वेशंस आर 3x - y - 2z = 2, 2y
minus z equal to -1 and 3x minus y minus 5y equal to 3. ये है इक्वेशन। एक बात और मुझे आपको बतानी है, इस जब भी आपको पता है कि भाई ये 3 वेरिएबल्स में इक्वेशन है, तो अगर कोई इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में दे रखे तो आप उसको भी कंप्लीट कर दीजिए। कंप्लीट क्या करेंगे, यहाँ x नहीं है तो आप इसको 0 into x लिख लो। यहाँ क्या है, x है, y है, z नहीं है, -5y प्लस 0 into z लिख दीजिए। अब देखिए x by z में इक्वेशन, x by z में इक्वेशन। अब आप अपना काम करना शुरू, which can be written as कैसे लिखी जा सकती है भाई, सबसे पहली मैट्रिक कोएफिशिएंट की मैट्रिक। कोएफिशिएंट कौन से हैं, 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, 0, 2, -1, 3, -5, 0 और वेरिएबल्स x, y, z एंड कांस्टेंट 2, -1 and 3, राइट, विच इज ऑफ द फॉर्म ax equal to b। किस फॉर्म की है, विच इज ऑफ द फॉर्म ax equal to b, वेयर व्हाट इज a equal to the matrix 3, -1, -2, 0, 2, -1, 3, -5 एंड हमें तो ये चेक करना है कि मैट्रिक्स कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। उसके लिए क्या करें, उसके लिए केवल डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दो। आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, देखिए क्या होगा, इसके अलोंग एक्सपेंड करें, इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दें। एक बात ध्यान रखिए, वैसे तो आप किसी के भी अलोंग उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, पर जिसमें नंबर ऑफ जीरोज अधिक हो उसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाती है। आप इसके अलोंग कर सकते हो फर्स्ट रो की, मैं इसके अलोंग कर रहा हूँ फर्स्ट कॉलम। क्यों, क्योंकि इसमें एक जीरो है तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी। चलिए 3, अब 3 जिस रो में और जिस कॉलम में आ रहा है उन दोनों को छिपा दीजिए, इसको और इसको छिपा दीजिए। मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 का 0 में 0 होगा, माइनस 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 +5, 0 -5, ये तो +0 हो गया, इसलिए मैं +3। और 3 की पोजीशन देख लिया करो भाई, इसको एलिमेंट की पोजीशन क्या है। आप किसी भी रो के किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, केवल जो उसका साइन है, सिंबल है, उसका याद रखिएगा। जैसे इसकी पोजीशन क्या है, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में यानी 3, 1 है। 3, 1 का मतलब -1 की पावर 3 + 1 पॉजिटिव रहेगा, इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 3 के साथ क्या आएगा, ये जिस इस रो में है, इस कॉलम में है, इनको छिपा दीजिए आप। इसका मल्टीप्लाई इसमें 1 माइनस माइनस +4, 1 + 4, 1 + 4, ये आ गया -15 प्लस के 15। ये क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। और जैसे ही डिटरमिनेंट ए 0 आ गया, सिस्टम कैसा हो गया, सो द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कैसे निकालें। कभी भी कोई लीनियर इक्वेशन अगर दे रखा है तो उसका कैसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट उसे सॉल्व करें। ओके, एंड नाउ वी आर कमिंग टू सम मोर क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है इसी का। Now, if the system is consistent, in this question, we will find only whether the system is consistent or inconsistent. परंतु अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है, अगर सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन भी जरूर होगा। अब वो कह रहे हैं कि चेक whether the system is consistent or inconsistent, and if consistent, find the solution। तो फिर उनकी वैल्यूज क्या होंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक ये दे रखे हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको 3x3 मैट्रिक्स का बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, पहले क्वेश्चन नंबर 7, एक दो वेरिएबल में बताता हूँ और एक 3 वेरिएबल। तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 ले लीजिएगा। सॉल्व द इक्वेशंस, सॉल्व द इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशन नंबर 7 है? क्वेश्चन नंबर 7 है 5x + 2y = 4 एंड 7x + 3y = 5। इसको सॉल्व करना है। जब इसको क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दीजिए, विच इज ऑफ द फॉर्म विच कैन बी रिटन एज, विच मे बी रिटन। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 2 7 3 और वेरिएबल्स की मैट्रिक्स x एंड y और कांस्टेंट की मैट्रिक्स 4 एंड 5, which is of the form, which is of the form। ये तो पहले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे तब तक। तो इस फॉर्म का है ax = t की फॉर्म का है। वेयर व्हाट इज ए क्या है? ए है मैट्रिक्स हमारी 5 2 7 3 और x क्या है? x है हमारा xy एंड व्हाट इज मैट्रिक्स b? b 4 5 है। ये है हमारी मैट्रिक्स। अब हमें सबसे पहले तो ये चेक करें कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं। उसके लिए क्या करोगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला आपने, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला और वो आएगा 5 3 15 - 7 2 14 = 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा है? हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन, having a unique solution। एक तो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है और कैसा हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन भी क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x = a इनवर्स। ये आएगा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन आएगा x = a इनवर्स की। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा भाई? हमें सबसे पहले निकालना है a इनवर्स। अब a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको? a इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ a, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे सारे। a इनवर्स क्या होता है? a इनवर्स के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको? 1 डिटरमिनेंट ऑफ a × एडजॉइंट ऑफ a। तो a इनवर्स निकालने के लिए ये सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी। डिटरमिनेंट ऑफ a हम लोग निकाल चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो उसके लिए कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स होगी वही एडजॉइंट होगा। आप डायरेक्ट निकाल दें यहाँ पे। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स। पहला कोफैक्टर C11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप दबा दीजिए, ये क्या मिलेगा? 3। C11 यानी -1 की पावर 1 + 1 पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने साइन चेंज नहीं किया। C12 यहाँ आएगा। C12 12 का मतलब -1 की पावर 1 + 2 का मतलब -1 की पावर 3। एक तो सबसे पहली बार नेगेटिव साइन आएगा। अब यहाँ से देखें एलिमेंट क्या आएगा? 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 7। देन C21 यहाँ ये पोजीशन क्या है? C21 -1 की पावर 2 + 1 मीन्स माइनस सेकेंड रो 2 1 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम 2 एंड C22 -1 की पावर 2 + 2 मीन्स पॉजिटिव और 2 2 2 and 2 5 एंड इट्स ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए B = 3 - 7 - 2 5। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए आ गया तो यहाँ से ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स B = 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। दैट B = 1 what is the value for determinant of it? 1/1 and 3 - 2
और -7 and 5, ये A इनवर्स की वैल्यू है। देन द सॉल्यूशन इज क्या होगा, x इक्वल टू A इनवर्स। अब सारी वैल्यू रखो, व्हाट इज x, x इज x बाई A इनवर्स आया ये 3 -2 -7 and 5, 1/1 को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं। एंड व्हाट इज b, b यहाँ पे कहाँ है, ये रहा 4 और 5। इनके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 3 4 जा 12 एंड -10, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -7 का 4 में करोगे -28 + 25, यानी ये आ गया 2 एंड -3। इसका मतलब ये मैट्रिक्स इसके ऊपर आ, सो x की वैल्यू कितनी हो गई 2 एंड y इक्वल टू -3। सो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर। इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स का यूज करके हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स और हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, वी विल फॉलो द सेम प्रोसेस। ये मैंने 2 वेरिएबल्स में एक इक्वेशन थी उसको सॉल्व किया। हम लोग नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग 3 वेरिएबल्स लेंगे और वहाँ से x y z की वैल्यू निकालेंगे। कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, एप्लीकेशन कहाँ पर इनकी होगी, कुछ उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस तरह से ये एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।